छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती हैं। तो जो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनके लिए इस तरीके का एजुकेट करना, मुझे लगता है कि गायनी को भी एजुकेट होना चाहिए इसके लिए। अगर आप सिर्फ कोई बात सुन लेते हैं, मैंने अपने सारे ओपिनियन जो भी मुझे फील हो रहा है मैंने अपना सब कुछ बता दिया, आई एम फ्री। बट जैसे ही बच्चा आता है सारा अटेंशन शिफ्ट होके बच्चे पे चली जाती है। अटेंशन तो फिर भी चाहिए कि मदर की टेक केयर सिर्फ इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे एक स्मार्ट बेबी, एक इंटेलिजेंट बेबी सबको चाहिए होता है, बट हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उसके लिए हमें कब से काम करना है। तो मदर एक्सपेक्ट करना शुरू करती है फादर से कि इन्हें भी ऐसा ही लगना चाहिए, बट वो थोड़ी ना एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सारी चीज़। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर हीना यादव। हीना यादव एक स्वरांजलि पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ वो इनर विजडम की को-फाउंडर भी हैं। वेलकम हीना। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। सो हीना, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने यहाँ बैठे हैं दैट इज़ मोस्टली अबाउट प्रेगनेंसी के समय विमेन बहुत सारी मूड फ्लक्चुएशन से, हार्मोनल डिस्टर्बेंस से गो थ्रू करती हैं, राइट? पर कई बार इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, वो क्या फील कर रही हैं, उनकी माइंड बॉडी में क्या चल रहा है, कई बार तो वो खुद भी नहीं समझ पाती हैं और आसपास के लोगों के लिए तो समझना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती है कि क्या चल रहा है अंदर। पर बहुत कुछ हार्मोनल शिफ्ट की वजह से वहाँ पर चल रहा होता है जो मेंटल हेल्थ पे टोल होता है, राइट? सो आप क्या बताना चाहोगे सबसे पहले प्रेगनेंसी के बारे में कि ये क्या स्टेज है विमेन की और यहाँ पर किस तरीके के चेंजेस वो फेस करती है? ओके, हम ये सोचते हैं मैम कि प्रेगनेंसी जस्ट ग्रोइंग अ बेबी, बट इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये लाइफ का वो फेज़ होता है जब वीमेन अपने आप को लाइक टोटली शिफ्ट कर देती है, जो उसकी जो आइडेंटिटी है वो पूरी शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, यू कैन से डिफरेंट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तो इस केस में बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, सोशल चेंजेस आते हैं, सोसाइटी की जब एक्सपेक्टेशंस बढ़ना शुरू होती हैं तो कहीं ना कहीं वो भी इफ़ेक्ट करती है। जो रोल्स होते हैं वो भी चेंज हो गए हैं, बहुत पेरेंट्स के रोल चेंज हो गए हैं। अब एक नए से हमें एज अ मदर हमें काम करना है तो खुद को भूल जाते हैं हम, और एज अ जब मदर सोचने लगते हैं तो खुद की जो सेल्फ केयर है कहीं ना कहीं वो भी बहुत कम हो जाती है, राइट? तो इस केस में जब फिजिकल चेंजेस जब आने शुरू होते हैं, लाइक जब हम वेट पुट ऑन कर देते हैं, ठीक है, हमारे मूड स्विंग्स होने शुरू हुए हैं, कहीं ना कहीं हमें इमोशंस समझ नहीं आ रहे हैं कि बहुत बार ऐसा लगता है कि स्मॉल थिंग्स फील्स बिग और बिग थिंग्स का तो पता ही नहीं कि कहाँ जा रहा है लेवल, राइट? तो उस केस में क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा चुभने लग जाती हैं। किसी ने कुछ भी बोल दिया, वो चीज़ बाकी लोग के लिए बहुत नॉर्मल है बट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हाई है। हमें नहीं पता कि किस बात पे हमें बुरा लग जाएगा, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ इस केस में, तो लाइक ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आई वांट टू ईट गोलगप्पा, ठीक है, और वो किसी वजह से बस भूल गए। 20 मिनट्स तक मैंने वेट किया, ठीक है, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, और जैसे नहीं आए आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने तो बहुत देर तक वेट किया था पर आए क्यों नहीं? ठीक है, वो एक छोटा सा बहुत ही छोटी सी पार्ट था देखा जाए तो। मैं वो शेयर भी नहीं कर पा रही थी कि अगर मैं बोलूँगी तो हो सकता है कि मेरे हस्बैंड को ये लगे कि मैं एक गिल्ट वाली फीलिंग दे रही हूँ कि मैंने नहीं मंगवाए, मेरी गलती हो गई है, ओके। तो वो चीज़, और मेरे लिए वो चीज़ बहुत ही बड़ी थी कि मैंने उस बात पे रोना शुरू कर दिया है, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। तो देखा जाए ये बहुत छोटी सी चीज़ है बट जो मेरे इमोशन है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये सेम चीज़ होती है, जो बहुत छोटे छोटे इमोशंस होते हैं जो एक प्रेग्नेंट वीमेन समझ पाती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, बट जो उसके साथ में जो भी हैं, लाइक यू कैन से पार्टनर हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हें वो चीज़ बहुत नॉर्मल सी लगती है। राइट, सो ट्रूली यू सेड कि
अब मुझे क्रेविंग हो रही है अंदर से, मेरा मन भी बहुत कर रहा है, और हार्मोन्स हमारे ऐसे उस समय रहते हैं वोलेटाइल कि अगर कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो तो बहुत ओवरवेलमिंग इमोशन आते हैं और हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, मे बी मूड्स चेंज होने शुरू हो गए होंगे, रोना आने लग जाए, है ना। पर एक एक्सेप्टेंस नहीं है शायद हमारी तरफ से भी, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये गिल्ट फील करेंगे, इसके साथ ये भी हो सकता है कि ये क्या सोचेगा कि मैं इतनी छोटी बात पे रो रही हूँ, है ना। दैट इज समथिंग। और जो होता है विमेन के अंदर कि इतनी छोटी सी बात पे हम कैसे रोएंगे या कैसे बताएंगे कि हम इस बात पे रो रहे हैं कि हमें गोलगप्पे नहीं मिले हमको, राइट। पर उस समय वो मोमेंट उनके लिए बहुत बड़ा होता है। जैसे आपने बोला वो मोमेंट आपके लिए बहुत बड़ा था कि मुझे उस समय चाहिए ही थे किसी भी तरीके से। वो क्रेविंग मेरे अंदर की इतनी ज़्यादा थी कि अगर मुझे नहीं मिल रहे थे तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा इमोशनल डिस्टर्बेंस लेके आ रहे थे मेरी बॉडी के अंदर। यस मैम। तो इसको समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले विमेन के अंदर ये एक्सेप्टेंस होना कि प्रेगनेंसी में ऐसा होता है और ये इमोशंस इतने वॉलेटाइल होते हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम, यस मैम। अपार्ट फ्रॉम लाइक वीमेन, हमें ऐसा लगता है कि फैमिली मेंबर्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो दैट इज़ नॉर्मल, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारे हार्मोनल चेंजेस आए हैं, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल हाई हुआ है, उसकी वजह से जो पर्टिकुलरली जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दैट इज़ नॉर्मल। दैट्स सो ट्रू। सो मैम, जो प्रेगनेंसी में होने वाले ये चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस जैसे आपने बोला प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हमारा लेवल हाई रहता है, जिसकी वजह से हमें इतना इमोशनल और मूड फ्लक्चुएशन फील होते हैं। एज ए विमेन हमें क्या क्या और प्रॉब्लम्स ये क्रिएट करते हैं हमारे अंदर, और इसके क्या क्या हमारे इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर हम इसको नहीं एक्नॉलेज करें, नहीं एक्सेप्ट करें और ऐसे इसको सीरियसली ना लें बात को। ओके सी मैम, होता क्या है इस केस में कि जो हमारे इमोशंस है स्टार्टिंग में अगर हो रहे हैं, ठीक है, अगर हम उनको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, ठीक है, वो इमोशंस कहीं ना कहीं एक तरीके से लैंडमार्क है हमारे लिए, ठीक है। अगर हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो वीमेन के खुद के अंदर एक फीलिंग आ जाएगी कि ये नॉर्मल नहीं है, मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ हर चीज़ों को, ठीक है। दूसरी बात, इससे एंजाइटी होगी, डिप्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब जो अगर हर टाइम पे अगर सैडनेस है तो वो सैडनेस कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगी, इवन बेबी को इफ़ेक्ट कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेबी को इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, और अगर मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, बेबी का वेट कम हो सकता है, और भी बहुत सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन कहीं ना कहीं अचीव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ हम अपनी मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करें एज अ प्रेग्नेंट वीमेन, जो कि हम नहीं कर पाते हैं अगर हमें रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना है। ये मान लो कि फैमिली का हर मेंबर बोलता है आज अल्ट्रासाउंड के लिए जाना है, आज ब्लड टेस्ट के लिए जाना है, आज ये करवाना है, आज ये करवाना है, और अपडेटेड भी रहते हैं। बट मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मेरे इमोशंस क्या हैं, मुझे कितने डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं और मुझे इस टाइम पे क्या चाहिए, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। So true, so true. So we can say कि प्रेगनेंसी के टाइम में भी विमेन बहुत सारे चेंजेस फील करती हैं, और एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट नहीं होने की वजह से वो कभी बहुत बड़ा रूप भी ले लेता है उनके लिए। उसका इम्पैक्ट बेबीज़ के ऊपर भी आ सकता है। अगर विमेन खुद एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो जाएं तो ऐसे में वो पास ऑन करते हैं अपनी बेबीज़ के अंदर उस नेगेटिविटी को, और एज साइकोलॉजिस्ट वी नो कि बेबी की ग्रोथ को ये कितना हैम्पर कर सकता है मैम। हाँ जी, राइट। इस केस में ये देखा गया है कि आउट ऑफ 5, मतलब ये बोल सकते हैं हम, 1 वीमेन फेसेस दिस प्रॉब्लम of depression, anxiety, stress. And it's a huge number, ma'am. It's out of 5, if 1 woman is facing this problem, it's a huge number. Yeah. So ma'am, इनकी जानकारी होना, अवेयरनेस क्रिएट करना, हाउ कैन वी डू दिस, इसको कैसे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं? ओके, इस केस में मैम क्या होता है कि मुझे ये लगता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो गाइनेक होती है, कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर मैं फर्स्ट टाइम मैं उस ट्रांजिशन में अगर आ रही हूँ तो मुझे नहीं आइडिया कि क्या क्या चीज़ें नॉर्मल है और क्या क्या चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ठीक है। और
गायनेक के लिए तो सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। अब उस केस में क्या हुआ कि लाइक अगर मैं खुद या अपनी बात करूं तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूं, मैंने बताया मैम मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ें हो रही हैं, और उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि ये तो सबके साथ होते हैं, ये तो नॉर्मल है। नेक्स्ट टाइम फिर से गई, फिर से उन्होंने बताया कि ये तो नॉर्मल है, ये तो ठीक है, मुझे यहाँ पेन हो रहा है, ये तो नॉर्मल है, सबके साथ होते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि 4th टाइम वो जो पेन है वो बहुत सीरियस हो, कोई सीरियस कंडीशन हो, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने 3 बार मुझे ये बोला है कि ये तो नॉर्मल है, मैं उसको शेयर ही ना करूँ। हो सकता है मैं वो चीज़ फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर ना करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मदर इन लॉज भी बताते रहते ये चीज़ नॉर्मल है, बच्चे ये सबके साथ होता है। बट जो फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस कर रही है वीमेन, उसको तो नहीं पता कि क्या नॉर्मल है और क्या नॉर्मल नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि इसके लिए सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो एक गायनेक का होना चाहिए कि वो बताए कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है, अगर फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, तो उस केस में जो भी पर्टिकुलर पॉइंट्स, अच्छा आपको ये खाना है, ये नहीं खाना, ये करना है, ये नहीं करना, दिस इज़ नॉर्मल एंड दिस इज़ नॉट नॉर्मल। कि अगर हमारे दिमाग में कोई बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पे अगर आ रहा है, बहुत ही ऐसा सा क्वेश्चन जो ऐसा लगता है कि क्या ही क्वेश्चन है, वो भी हम उनसे जाके पूछ सकें, तो सबसे पहला रोल वहाँ हो गया। सेकेंड रूल जो आता है कहीं ना कहीं पार्टनर का। बहुत बार इस केस में क्या होता है कि पार्टनर को भी नहीं समझ में आता, पार्टनर के अकॉर्डिंग ठीक है यू आर प्रेग्नेंट तो तुम बाहर नहीं जा सकती हो, अभी तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइजेस करो, ये करो वो करो, वो सब बता देते हैं, ठीक है। बट जो एक हस्बैंड है उसे सब कुछ करना है, ठीक है, उन्हें घूमने भी जाना है, ठीक है, उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी जाना है, बट व्हाट अबाउट द वीमेन जो कि नहीं जा पा रही है, जिसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अभी नहीं जा सकती 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में, उसके बाद फिर मुझे ये लगेगा कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं फिर भी नहीं जा सकती, ठीक है। तो वो जो 1 ईयर 2 ईयर्स का जो गैप आता है, मुझे ऐसा लगता है कि उस केस में अगर पार्टनर बराबर का सपोर्ट कर जाए, ठीक है, कि अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहा हूँ तो बेटर है उससे पहले हम कहीं कॉफ़ी डेट पे चलते हैं, नॉर्मल लाइक कहीं भी हम आउटिंग पे चलते हैं जस्ट फॉर 1 डे, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छा फील करवा सकती है। राइट। इसमें अगर हम थर्ड थिंग की बात कर रहे हैं तो वो आती है फैमिली। फैमिलीज़ में क्या होता है मैम कि बहुत बार ट्रेडिशनल चीज़ें फॉलो करते करते हम वो दैट कल्चर मेड्स एंड ऑल हम भूल जाते हैं कि चीज़ें चेंज हो गई है। हमने भी तो काम करते करते बच्चा पैदा किया था, हमने भी तो इतने बच्चे पैदा किए थे, हमें तो कभी ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, ठीक है। बट अब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं कहीं ना कहीं, तो उन सारी चेंजेस की वजह से अब बॉडी वैसी नहीं है जो पहले थी, ठीक है। तो एक कंपैरिजन नहीं आना चाहिए कि जस्ट उस प्रेशर की वजह से कि मेरी मदर इन लॉ ने या फिर मेरे XYZ ने मुझे ये बोला कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ करनी है या फिर मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं करनी है। एक बहुत बेसिक सी बात बोली जाती है मैम, आप ना बैठ के पोछा लगाओ नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, हाँ, है ना। बट डॉक्टर हमें ये बोल रहे हैं उस टाइम पे नहीं आप नहीं कर सकते हो ये चीज़ क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और फिर घर आके आपको ये सुनने को मिलता है कि नहीं डॉक्टर तो बोलते हैं बच्चे आप बैठ के पोछा लगाओ नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये एक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जब आपको एक कंपैरिजन भी आ जाता है फैमिलीज में ना, कि वो अपनी प्रेगनेंसी से आपको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स दे देते हैं। फिर एक प्रेग्नेंट वीमेन के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैं इतनी वीक हूँ या मेरे से ही नहीं हो रही है ये सारी चीज़ें, सबके लिए तो बहुत नॉर्मल थी, ठीक है। वो अपनी प्रेगनेंसी को जब कंपेयर करना शुरू करती है और उसमें अगर कुछ डिफरेंस आता है और बुरा लगता है। तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमें सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा मैम, तब जाके ये चीज़ें थोड़ी सी मेंटल हेल्थ पे। और जैसा आपने बोला कि गायनीज जब बोलते हैं कि ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो सबको ही होता है, पर हर एक जना शायद वो हैंडल करने के लिए रेडी नहीं है। एज यू सेड कि 5 में से 1 वुमेन कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ के हज़ार से डील करती है, वो डिप्रेशन की तरफ जा सकती है, उसको एंजाइटी के इश्यूज हो सकते हैं, एंड वी नो एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर ये इश्यूज हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर भी है, उनकी अपनी बॉडी के ऊपर है, बच्चे के ऊपर है। सो देन कह देना कि सिर्फ नॉर्मल है आई थिंक बहुत हेल्प नहीं करता है। कहीं ना कहीं उसके रेजोल्यूशन की बात करना, उनके पार्टनर से बात करना, मे बी फैमिली डिस्कशन होना यहाँ पर,
और अगर किसी को बहुत ज़्यादा है तो उसको ये कहना कि आप किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लो, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल जो इतना हाई है इस समय, इतना जो इमोशनल डिस्टर्बेंस है आपके अंदर, वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि उनको भी थोड़ा सा एजुकेट होना मेंटल हेल्थ को लेकर के कि ये इम्पॉर्टेंट है। मे भी हो सकता है कुछ लेडीज़ उसको कोप अप कर ले जाती हैं नॉर्मल समझ करके, वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होती है, पर हर एक के अंदर वो कोपिंग नहीं स्ट्रेटजीज़ या एक कोपिंग करने की क्षमता नहीं होती है, हमें पता है। इसीलिए कुछ लोग ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो जो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं उनके लिए इस तरीके का एजुकेट करना, मुझे लगता है कि गायनी को भी एजुकेट होना चाहिए इसके लिए। यस मैम। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर पार्टनर इतना सा भी कर ले कि जो भी उसे बोलना है, सिर्फ जो भी आपके इमोशंस है सिर्फ वेंट आउट करो, ठीक है, मुझे उन चीज़ों को फिक्स नहीं करना है, जस्ट लिसन, ठीक है। अगर ये चीज़ भी हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि इस केस में पार्टनर ही सोचता है कि अच्छा उसने मुझे प्रॉब्लम बताई है तो मुझे वो फिक्स करनी है, राइट, बट सोल्यूशन तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के लिए भी स्ट्रेसफुल हो जाता है कि मैं अच्छा ये परेशान है, मैं इसको कैसे हैंडल करूं, ठीक है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है बस उस टाइम पे कि सिर्फ सुन लो, इमोशंस हैं, वेंट आउट होगा, ठीक है, उसे अच्छा लगेगा, डोंट ट्राई टू फिक्स दैट। सो ट्रू। हर चीज़ हमारे हाथ में है भी नहीं फिक्स करना। कई बार फैमिली कंडीशंस होती हैं, कई बार ऐसी चीज़ होती है जिनको आप फिक्स नहीं भी कर सकते हो, आउट ऑफ योर कंट्रोल है, बट आई थिंक ओनली सुन लेना इज़ अ वेरी बिग थेरेप्टिक। यस मैम, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। अगर आपको सिर्फ कोई बात सुन लेते हैं, मैंने अपने सारे ओपिनियन, जो भी मुझे फील हो रहा है, मैंने अपना सब कुछ बता दिया, आई एम फ्री। मेरे जो माइंड में जो बर्डन आ रहा था, जो भी इमोशंस आ रहे थे, क्या मैं बच्चा संभाल पाऊंगी, क्या मैं इसे अच्छे से कर पाऊंगी, अच्छा इसके बाद तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी, क्या वो मेरे से होंगी। तो अगर इतनी चीज़ें अगर आप शेयर कर लेते हो अपने पार्टनर्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स में किसी के भी साथ, तो वो एक चीज़, अगर इमोशनल बर्डन जो है वो कम हो गया, अगर वो कम हो गया तो कहीं ना कहीं एक पार्ट अपने आप ही क्लियर हो गया। सो ट्रू। थैंक यू हिना फॉर शेयरिंग दिस। देन हम आते हैं हिना, प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन या उस समय भी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है उस समय भी, राइट, क्योंकि बहुत वोलेटाइल हमारे हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, और जिसकी वजह से हम लोग बेबीज़ को और हमें हैंडल भी करना होता है, रात रात भर जागना होता है, बच्चा छोटा होता है, उसको नए माहौल में ढलने में टाइम लगता है। एटलीस्ट 6 से 7 महीने तो बच्चा शायद प्रॉपर रात की नींद भी उनकी स्टार्ट नहीं होती है कि वो पूरा टाइम सोएं। ऐसे में मदर को ऑलमोस्ट 24 आवर्स की मदर्स की ड्यूटी हो जाती है यहाँ पर। तो ऐसे में वुमेन जो इतनी सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा टायर्ड है, और फिर ऊपर से बेबी का बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होना उस समय, तो उनकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, राइट। सो आप कैन यू टेल आवर व्यूअर्स अबाउट द पोस्टमार्टम, जो भी हमारे मेंटल हेल्थ के हज़ार्स होते हैं उसके बारे में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एक वीमेन को बहुत ज़्यादा, आप ये बोल सकते हो, टेंशन मिलती है, सब उसका ध्यान रखते हैं, पार्टनर, फैमिली मेम्बर्स, बाकी के भी फ्रेंड्स एंड ऑल, ठीक है। बट जैसे ही बच्चा आता है, सारा अटेंशन शिफ्ट होके बच्चे पे चली जाती है। अब मदर को ये लग रहा है मैंने जो 9 मंथ जो मैंने इंपॉर्टेंस ली है, मैंने जो अटेंशन ली है, उसका क्या, ठीक है। कहीं ना कहीं मदर की भी अटेंशन बेबी पे है, पर अटेंशन तो फिर भी चाहिए, ह्यूमन बीइंग है तो टेंशन तो चाहिए। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इफेक्ट करना शुरू कर जाती है मैम, ठीक है। तो इस केस में क्या हो सकता है, मुझे ये लगता है कि जैसे ही मदर बेबी डिलीवर करती है तो उस केस में मूड स्विंग्स होना नॉर्मल है, ठीक है, बट एक लेवल तक। हमें सिर्फ ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप रात को नहीं सो रहे हो, इरिटेबिलिटी होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपका लॉस ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, और रेस्टलेसनेस फीलिंग आ सकती है, आपको एंजाइटी के थोड़े थोड़े सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, बट अगर वो कुछ टाइम तक हैं, ऑन ऑफ हैं, ठीक है, कभी ऐसा लग रहा है रोने का मन कर रहा है, तो इज़ ओके। बट अगर वो चीज़ कॉन्स्टेंटली चल रही है तो हमें उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 वीक्स तक भी चल गई, जैसे ही मदर डिलीवर करती है बच्चा, तो उसके स्टार्टिंग के डेज़ में पोस्टमार्टम साइकोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो उस टाइम पे क्या होता है मैम, बेबी ब्लूज, पोस्टमार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टमार्टम साइकोसिस डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, राइट, ठीक है। बेबी ब्लूज
ऑलमोस्ट हर वीमेन एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है, कहीं ना कहीं हम उसके साथ डील कर जाएंगे, इजीली निकल भी जाएंगे, बट पोस्टपार्टम साइकोसिस जो कि एक बहुत ही सीरियस और कहीं ना कहीं डेंजरस भी है, इस केस में हेल्यूसिनेशन बहुत ज़्यादा होता है, डिल्यूजन हो जाता है, फीलिंग ऑफ एजिटेशंस, रेस्टलेसनेस फीलिंग हो रही है, डिसओरिएंटेड थॉट्स का भी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, रियलिटी से आप दूर जा चुके हो, ठीक, कहीं ना कहीं बेबी को हार्म पहुंचा सकते हो, खुद को भी हार्म पहुंचा सकते हो। जैसे अभी अगर मैं एक रीसेंट केस की बात करूं, जो 15 डेज का बेबी था, और दैट केस वाज ऑफ मुरादाबाद, कि मदर वाज सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम साइकोसिस। फैमिली मेंबर्स को नहीं पता था। अब मदर इस टाइम पे इतनी इरिटेट हो गई है कि मदर ने क्या किया कि बच्चे को फ्रिज में रखा और मदर जाके सो गई है। जैसे ही फैमिली मेंबर्स को आवाज़ आई है बच्चे के रोने की, तो जाके उन्होंने देखा है, तो ऑल्दो बच्चा इज सेफ, बट इस केस में क्या हुआ कि उसके बाद फैमिली मेंबर्स को लगा ये कुछ सुपर नेचुरल पावर्स की वजह से एविल एंड ऑल। उन्होंने अपने कुछ ट्रेडिशनल्स लोगों के पास जाके चीज़ों को फॉलो किया, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, और जब वो चीज़ सही नहीं हुई तब उन्होंने कंसल्ट किया एक साइकेट्रिस्ट को, जो कि जब उन्हें पता चला कि ये एक पोस्टपार्टम साइकोसिस और एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तो अगर 7 वीमेंस हैं तो उसमें से 1-2 केसेस आ जाते हैं। अच्छा। बहुत सीरियस है, रेयर है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे केसेस में अगर फैमिली अवेयर होती है कि नहीं ऐसा कुछ भी है, तो इन सब प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। बट अगर फैमिली को अवेयरनेस नहीं है कि मेंटल हेल्थ पे भी हमें ध्यान देना है और ये सारी चीज़ें भी होती है जिस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, अगर उनको सिम्टम्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस हो सकती है। इवन दैट कैन बी हार्मफुल फॉर बोथ बेबी एंड मदर। पोस्टपार्टम साइकोसिस होता है, ये पूरी तरह से हील हो जाता है मेडिकेशंस वगैरह? मेडिकेशंस, यस मैम। बिकॉज आई रिमेंबर कोई मेरे रिश्तेदार थे जिन्होंने कनेक्ट किया था, टाइम हो गया उनको, तो उनकी वाइफ का उनका बेटा 2 साल का हो चुका था, बट ही वाज स्टिल फेसिंग उसकी वाइफ की वजह से कि वो उनके अंदर पोस्टमार्टम साइकोसिस था और वो हार्म पहुंचाने की उनकी टेंडेंसी काफ़ी बढ़ गई थी। एंड even she was taking medications also, but it was not helping her so much, so he talked about it. So मैं ये समझना चाह रही थी कि क्या ये मेडिकेशन से ठीक हो जाते हैं और कितना टाइम लेते हैं ये प्रॉपरली ठीक होने में, और क्या कई बार कुछ लोगों को ये एक ऐसी स्टेट की तरह रह ही जाते हैं कि वो मतलब उनको मे बी लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेनी है, कैसे है ये? ओके, इस केस में हम अगर हम बात करें कि अगर स्टार्टिंग में हमें पता चल रहा है, अच्छा, ठीक है, तो उस केस में विद द हेल्प ऑफ थेरेपीज, विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस प्रॉब्लम इजीली सोल्व हो जाती है। बट अगर हमने उसमें टाइम निकाल दिया कि जो सिम्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो उस केस में सिचुएशन को मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इट कैन टेक टाइम। इट कैन टेक टाइम, पर ये ठीक हो जाता है थ्रू मेडिकेशन एंड थ्रू थेरेपीज। यस, that's great. And what about I would like कि आप मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा पोस्टमार्टम ब्लूज और डिप्रेशन के बारे में भी बताइए कि what it is and इनका क्या सिग्निफिकेंस और कितना ये रहता है लेडीज़ को। ओके, अगर बेबी ब्लूज और पोस्टपार्टम ब्लूज की बात करें, दैट इज़ बेसिक मूड चेंजेस हो रहे हैं, आपका रोने का मन कर रहा है, ठीक है, इरिटेबिलिटी हो रही है, बट वो बहुत रेगुलर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। हुआ, ठीक है, उसके बाद मुझे अच्छा लगा, एक टाइम पे मैं बहुत खुश हूँ बच्चे के साथ, ठीक है, हो सकता है थोड़ी देर बाद मुझे इरिटेबिलिटी हो जाए, दैट इज़ बेबी ब्लू। तो उस ये ऑलमोस्ट हर वीमेन फेस करती हैं कहीं ना कहीं, ऑलमोस्ट। बट अगर पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करी जाए तो उस केस में चीज़ें थोड़ी सी सीवियर की तरफ चली जाती है। लाइक अगर ये सेम चीज़ आपको कंसिस्टेंट रह रही है, ठीक, बहुत ज़्यादा अलग जो भी आपको एक्टिविटी करना पसंद है उससे आपका लॉस हो, इंटरेस्ट हट चुका है एक तरीके से, आप बोल सकते हैं कि नींद तो बिल्कुल इस केस में इंसोम्निया वाली सिचुएशन आ ही जाती है, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आपके जो थॉट्स हैं कहीं ना कहीं वो भी नेगेटिव भी हो जाते हैं कि लाइक मैं क्यों संभाल रही हूँ ये सब, मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, ठीक है, और क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब करना, बाकी सब क्यों नहीं देख रहे हैं, ठीक है, तो वो इरिटेशन वाली चीज़ें आ रही हैं, ठीक है।
एक थोड़ी सी एंजाइटी भी हो रही है, बट ओके मतलब इसको मैनेज हम कर सकते हैं। आई गॉट दैट। सो एंड व्हाट इफ कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस ना हो, पता ना हो, फैमिली मेम्बर्स को पता ना हो, वुमेन को खुद पता ना हो, जैसे मैं अपना भी शेयर करना चाहूँगी। आफ्टर डिलीवरी मुझे लगता है 1-1.5 महीने के बाद आई हैव इवन स्टार्टेड फीलिंग सच अ लो मूड, मुझे भी ऐसे आंसू निकलने शुरू हो जाते थे, मुझे भी पता नहीं होता था कि, और वो अटैचमेंट बच्चे के साथ फील नहीं होता था। एंड दैट वाज लाइक समथिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यार ये तो मेरा बेबी है। सब बोलते हैं कि आफ्टर बर्थ तो आप बेबी से बहुत ज़्यादा अटैच होते हो और आपको फील क्यों नहीं हो रहा है। सो ये भी एक बड़ा आपके अंदर गिल्ट फीलिंग लेके आता है, राइट? और जैसा तुमने बोला कि पहले तो मुझे अटेंशन मिलता है उस समय, और उसके बाद जो है बेबी के ऊपर जब अटेंशन शिफ्ट होता है, डेफिनेटली दैट्स अ फीलिंग विच आई हैव आल्सो फेल्ट की होती है, राइट? कि आपका अटेंशन चला गया वहाँ पर। सो अगर पता नहीं है वुमेन को खुद भी कि व्हाट एम आई गोइंग थ्रू राइट नाउ, एंड फैमिली मेम्बर्स को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो उससे क्या उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है आगे जाकर? मैम इस पे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा। अगर पोस्टमार्टम डिप्रेशन को टाइमली अगर हम नहीं रिकवर करेंगे, अगर हम कंसल्ट नहीं करेंगे टू अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, क्योंकि इस टाइम पे मेडिकेशंस आप बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते जस्ट बिकॉज ऑफ राइट फीडिंग एंड ऑल, ठीक है? इस टाइम पे आप साइकेट्रिक की जितनी भी बहुत ज़्यादा जितनी मेडिसिन होती हैं आप उसमें ना बहुत कम मेडिसिन दे पाते हो, ठीक है? तो इस केस में अगर हम उस टाइम पे नहीं देखेंगे तो चीज़ सीवियर की तरफ जाएगी, और अगर सीवियर की तरफ जाएगी तो फिर उतना ही ज़्यादा टाइम हमें लगेगा उससे रिकवर करने में। और एक जो मुझे भी दिखता है यहाँ पर हिना, कि अगर मदर खुद अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रही है और डिप्रेशन की तरफ जा रही है, तो और जब बेबी से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, द मेन थिंग इज़, तो हम कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे अपने बच्चों के साथ अपना अटैचमेंट इनसिक्योर कर देते हैं। अगर हम खुद इमोशंस को हैंडल कर पा रहे हैं तो बच्चे हमसे जुड़ते हैं और उनको एक फीलिंग ऑफ लव और वार्मथ हमसे मिलती है। अगर हम खुद अपने इमोशंस को नहीं हैंडल कर पा रहे, अपनी बॉडी में हम हैं नहीं, तो ऐसे में हम अपने बच्चे को वो लव और वार्मथ नहीं दे पाते, और हमारा बच्चा भी इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल फिर आगे जा कर के क्रेव करना और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं अगर मदर खुद के ऊपर काम नहीं कर रही है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बच्चे की हमें अच्छी मेंटल ग्रोथ चाहिए, हमें चाहिए कि हमारा बच्चा आगे जा कर के रिजिलियंट बने और कॉन्फिडेंट बने, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी टेक केयर करें उस समय। और फैमिलीज भी ये समझे कि मदर की टेक केयर सिर्फ इसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यस, ओके मैम। होता क्या है कि अगर हम पेरेंट की बात करें तो ये बोला जाता है अब तक कि सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हर एक चीज़ के साथ डील कर रही है, ठीक है? फादर क्या करता है, ठीक है, मैंने ये कर दिया, मैं स्कूल की फ़ी पे कर दूंगा, राइट, मैं ये कर लूँगा। पेटीएम्स में जाना मदर करेगी, होमवर्क करवाना मदर करेगी। तो वो जो चीज़ें आती है ना, वो कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि वो बाद में इफ़ेक्ट कर रही है, वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी भी अगर उसी टाइम पे फादर अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर देते हैं, ठीक है, तो वो बेबी को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने में हेल्प होता है, उसकी रेजिलियंस हाई हो जाती है, ठीक है, सेल्फ इस्टीम हाई होता है, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं जो कि वो बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं, ठीक है? तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी दोनों पेरेंट को बराबर सा रोल करना चाहिए, सो दैट बेबी का डेवलपमेंट जो है वो उसी अकॉर्डिंग हो जाए। आज के टाइम पे एक स्मार्ट बेबी, एक इंटेलिजेंट बेबी सबको चाहिए होता है, बट हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उसके लिए हमें कब से काम करना है। सो ट्रू। जब से मदर कंसीव करती है तब से कहीं ना कहीं ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हो गए। उसी टाइम से अगर फादर और मदर बराबर का इन्वॉल्वमेंट शो करके कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लाइक जिससे हम IQs इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी आती है कि आप बेबी की जो इमोशंस वाला जो पार्ट होता है वो बहुत अच्छा रह जाता है, राइट? तो इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फादर को और मदर को, दोनों को, अगर वो अपने बच्चे को स्मार्ट इंटेलिजेंट जो बनाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी
काम करना शुरू कर देना एक चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन लेके फादर मदर को भी चलना चाहिए, उनको बेबी को ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मोस्टली हमारा क्या रहता है कि ये मोमेंट हम ज़्यादातर बच्चे के लेकर के कि अभी इसको अच्छा खाना पीना मिल जाए या अभी अच्छे मार्क्स आ जाएं या ये अभी अच्छा खेल ले। पर अगर हम लॉन्ग टर्म विजन की तरफ नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं शुरू करेंगे और इससे हम बच्चे की पर्सनालिटी में बहुत कुछ पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, राइट। वो एक इस पे एक थ्योरी भी है जिसमें फर्स्ट स्टेज जो होती है हमारे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं हम उसके पर्सपेक्टिव से भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि मदर ने ट्रस्ट डेवलप किया बच्चे के साथ, ठीक है, आगे की लाइफ बहुत इजीली रिजॉल्व हो गई। बट अगर उसी केस में मिसट्रस्ट आ गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो उसे लाइफ के ना हर पार्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेटेड टू पर्सनालिटी। आप बाकी बिहेवियरल इश्यूज देख लो तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें रह जाती हैं, राइट। तो अगर बच्चे के अंदर कुछ भी इस तरीके की इनसिक्योरिटीज़ हैं, बच्चा नहीं आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जा रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बचपन में आपने क्या किया है, क्या किया था हमारी पेरेंटिंग कैसी थी हमने बच्चे के साथ क्या किया है। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक और भी चीज़ होती है कि ठीक है कुछ भी देख रहे हैं, बहुत ही हार्मफुल सी चीज़ें, मूवीज़ वगैरह कुछ ऐसी चल रही हैं, ठीक है, वो सब देख के कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो आ रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट तो बेबी को आ रहा है। अब क्या होता है, बोल देते हैं आप एक काम करो, गीता पढ़नी शुरू करो, ठीक है, अच्छी अच्छी मूवीज़ देखो, बट व्हाट अबाउट थॉट्स जो कि हमारे दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। सही बात है। उनकी कौन बात करेगा जो कि कुछ अलग ही चल रहा है। मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि ये बोला जाता है कि जो आप देखते हो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर लेते हो और वो सेम चीज़ हो जाती है, राइट। देखो बट ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आपके सामने कुछ आ रहा है तो आप उसको देखो तो माइंड चला जाता है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है और बाद में मदर को गिल्ट में ले जाती है कि मुझे नहीं देखना चाहिए था। ये भी बोला जाता है कि आपने उस टाइम पे ये देखा था, ठीक है, अब बच्चा तो ऐसा बनेगा ही ना, किसने कहा था ये सब देखने को तो ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एक मदर को फादर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमें कैसा इन्वायरमेंट रखना है, ठीक है, हमें किस तरीके से बात करनी है। अगर मदर फादर का अटैचमेंट आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है तो वो चीज़ भी पॉजिटिव लेके आती है बच्चे के लिए। अगर वो चीज़ नेगेटिव हो रही है, उस केस में अब्यूजिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बच्चे को इफेक्ट हो रहा है। मदर अगर रो रही है तो वो इनडायरेक्टली इफेक्ट जा रहा है बच्चे पे। तो इन सारे फैक्टर्स पे हमें कहीं ना कहीं काम करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों में फादर्स का रोल आप क्या बताना चाहोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेगनेंसी टू, मुझे लगता है बच्चा जब तक 1-1.5-2 साल का हो नहीं जाता है तब तक इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बोथ ऑफ द पेरेंट्स, राइट, क्योंकि वो बहुत फॉर्मेशन पीरियड होते हैं, फॉर्मेटिव पीरियड्स होते हैं बच्चे के लिए। सो व्हाट शुड बी द फादर्स रोल हियर? ओके, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो बिल्कुल स्टार्टिंग में तो फादर को समझ ही नहीं आ पाता कि एक नई से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ रही है। अब मदर तो ठीक है बेबी कैरी कर रही है तो उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं, आप बोल सकते हो कि उसकी जो इमोशनल बॉन्डिंग वाला जो पार्ट है, केयर गिविंग वाला पार्ट है, बहुत अच्छा जो होता जा रहा है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस कर रही है और अच्छा हो रहा है, ठीक है। बट एकदम से मदर एक्सपेक्ट करना शुरू करती है फादर से कि इन्हें भी ऐसा ही लगना चाहिए, बट वो थोड़ी ना एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, उन्हें तो थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है, ये चीज़ समझने में कि अच्छा ठीक है मेरे रोल्स चेंज हो रहे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो रही हैं। तो अगर उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम अगर हम फादर को देते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं कि फादर मदर के हर एक छोटे छोटे पार्ट में हेल्प कर रहा है, डॉक्टर के पास जाना है, विजिट करना, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ों को समझना, उसकी नीड्स, मदर की नीड्स को समझना कि क्या ज़रूरत है, अच्छा इमोशंस किस टाइम इसको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हमें लाइक आफ्टर डिलीवरी अगर देखा जाए तो डायपर चेंज में हेल्प करना, ब्रेस्ट फीडिंग में थोड़ी बहुत हेल्प कर देना कि अगर नहीं है मदर सो रही है इस टाइम पर, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए तो उस केस में मैं कुछ अलग कर दूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों की ना इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए। साथ में कहीं जाना, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, 15-20 मिनट्स देना कि कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा फिर आज क्या क्या किया। तो वो छोटे छोटे पार्ट से ना फादर अपना इन्वॉल्वमेंट शो करके बेबी के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना अगर फादर बात कर रहे हैं मदर से, लाइक बेबी से भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बॉन्डिंग हो जाती है और बहुत अच्छा कनेक्शन बनता है। और जब अच्छा कनेक्शन बनता है तो वो तो लेटर लाइफ में हेल्प करता ही करता है, कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस, बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एक और
जो प्रॉब्लम देखी गई है, इशू देखा गया है न्यूली मदर्स के साथ, वो ये है कि ऑलमोस्ट आजकल तो ये हो ही रहा है कि ज़्यादातर विमेन काम कर ही रही होती हैं, राइट। तो जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो डिलीवरी के आसपास भी उनको उस समय तो एक मैटरनिटी लीव मिलती है, बट दैट इज़ नॉट इनफ। हमें पता है कि कहीं ना कहीं उनको भी ये आइडिया रहता है माइंड में कि 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद हमको दोबारा से करियर ज्वाइन करना है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लेके आता है, क्योंकि वर्क अपने टाइम में एक फुल टाइम कमिटमेंट है, बेबी उससे बहुत बड़ा कमिटमेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करता है विमेन के अंदर, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम ये भी क्रिएट करता है। और कई बार उनको ये भी डर रहता है कि अब हमारा जो करियर है शायद वो छूट भी जाएगा, और जो कई विमेन का होता भी है। कई विमेन तो मैंने देखा है कि बहुत वॉलेंट्रीली इस बात को चूज़ करती हैं कि मैं अभी 1-2 साल तक आई विल नॉट वर्क, देन आफ्टर मेरा बेबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देन आई विल स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर, मैं थोड़ा नया ऑप्शन अपने लिए देख लूँगी। पर ये आसान नहीं होता है, बिल्कुल आसान नहीं होता है। आप एक करियर में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और देन यू विल हैव टू टेक लाइक अ ब्रेक लाइक दिस। सो व्हाट वुड यू से अबाउट दिस? ओके, अगर मैम हम करियर की बात करते हैं तो आजकल ये भी होता है कि वीमेन प्रेगनेंसी प्लान ही नहीं करती है जस्ट बिकॉज कि वो अपने करियर के उस फेज पे होते हैं जहाँ पे अगर ब्रेक आता है तो ऑब्वियसली दैट विल अफेक्ट, ठीक है। तो इस केस में बहुत से लोग ज़्यादा ब्रेक भी ले जाते हैं कि प्लान करने में टाइम लेते हैं, ठीक है। अगर प्लान कर लिया फिर उसके बाद सबसे पहला दिमाग में आता है मुझे लीव चाहिए, ठीक है, मैटरनिटी लीव मुझे इतने टाइम की मिलेगी, फिर इसके बाद क्या। इसके बाद मैं अगर बच्चे को केयर गिवर के पास छोड़ के जाती हूँ, केयर टेकर के पास छोड़ के जा रही हूँ, तो उस केस में भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर फैमिली में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है लाइक मदर इन लॉ एंड ऑल, अगर कोई नहीं है तो एक सबसे बड़ी टेंशन होती है कि मैं कैसे करूँगी। कहीं ना कहीं इस केस में परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट आता ही आता है कि अगर ध्यान मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ बट दिमाग में ये चल रहा है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, मेरा बच्चे ने भी खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। तो एक वुमेन की ना दोनों लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे को चूज़ करूँ, करियर की तरफ जाऊँ, समझ नहीं आ रहा है। दिमाग में ये भी चल रहा है कि बच्चा क्या कर रहा होगा, दिमाग में ये भी चल रहा है कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सबमिट करना है टाइम पे। इन दोनों के बीच में जो खुद की सेल्फ केयर है, जो खुद का टाइम है, वो भूल जाती हैं। फिर सेम मेंटल हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंजाइटी हो रही है, ये लगता है कि मैं ये चीज़ लाइक मैं कैसे मैनेज करूँगी 2 चीज़ों को एक साथ ना। तो अगर सेल्फ केयर कम हो गई है, खुद के कॉन्फिडेंस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सेल्फ स्टीम डाउन जाने लग जाता है कि क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं कर पाऊँगी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इट्स सो ट्रू कि जितना जितना गैप बढ़ता जाता है, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनका लो होने लगता है कि अब मैं कर पाऊँगी क्योंकि इतना गैप हो गया है, इसको अब कैसे करेंगे। क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम लाइक अगर मैंने 1 साल का गैप लिया है तो 1 साल में तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, बहुत चीज़ें। अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूँ तो नई नई थेरेपीज आ गई हैं। व्हाट अबाउट दैट, वो तो मुझे आती ही नहीं है, वो टेक्निक्स तो मुझे आती ही नहीं, क्योंकि मैंने तो 1 साल का गैप लिया है। 1 साल के बीच में मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, मैंने कोई नई थेरेपीज नहीं सीखी है, मैंने कोई इवेंट अटेंड नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डाउन जाती हैं। सो ट्रू, सो ट्रू। सो फिर ऐसे में जब विमेन बहुत ज़्यादा, आई थिंक ये भी एक एंग्जाइटी का पार्ट है और दूसरी चीज़ें भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे होते हैं। सो हाउ योर इनर विजडम हेल्प्स विमेन हेयर? ओके, इस केस में क्या होता है मैम, इनर विजडम एक ऐसे पार्ट पे काम कर रहा है जब से वीमेन प्रेग्नेंट होती है और जब तक उसे ज़रूरत है, ठीक है। लाइक जब तक भी स्टेबल ना हो जाए, जब तक भी कोई भी इमोशनल हेल्प अगर की ज़रूरत आती है तो उस चीज़ पे काम करता है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में एक गायनेक होती है, उसमें काउंसलर्स होते हैं, रेगुलर सेशंस चलते हैं, डेली एक्टिविटीज़ मिलती है सो दैट आप फ्रेश फील करो। मेडिटेशन हो गया, ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई जाती हैं, ये सारे फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। इसके अपार्ट हर ट्राइमेस्टर के कुछ अलग अलग योगा एक्सरसाइजेस, ठीक है, तो इसमें एक योगा ट्रेनर भी होता है, ठीक है, तो वो हेल्प करता है उस पर्टिकुलर पार्ट में। साथ साथ आप अपने इमोशंस, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलरली प्रेगनेंसी सपोर्ट ग्रुप मिल जाता है, तो जब आप बाकी लोगों से कनेक्टेड होते हो तो आप कुछ भी शेयर कर पाते हो। फिर ऐसा लगता है अच्छा उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, ओके, तो फिर मेरे लिए चीज़ ओके है, उसने भी चीज़ फेस करी है कहीं ना कहीं लाइफ में ना,
तो इसलिए इसमें एक सपोर्ट सिस्टम होता है, गाइनेक मिलती है, काउंसलर्स होते हैं जो रेगुलर हेल्प करते हैं, पेरेंट की, दोनों पेरेंट की, मदर एंड फादर की कहीं ना कहीं काउंसलिंग चल रही होती है, कभी भी ज़रूरत होती है तो उस केस में वो हेल्प करते हैं, ठीक है, योगा एक्सरसाइजेस एंड ऑल, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके, सो एक आपने एक होलसम सिस्टम तैयार किया है जिसमें आप विमेन का प्रेगनेंसी से लेकर के आफ्टर डिलीवरी 1-2 साल, जब तक वो इमोशनली स्टेबल होकर अपने आप को आगे लाइफ में बढ़ नहीं जाती हैं, तब तक यू गाइस सपोर्ट देम थ्रू मल्टीपल थिंग्स लाइक गायनिक भी है और साइकोलॉजिस्ट भी हैं, ब्रीदिंग, माइंडफुलनेस टेक्निक्स एंड एवरीथिंग इज देयर व्हिच एज ए होल सपोर्ट्स. Very good. That's really a great initiative, I must say. So Hina, so as a inner wisdom, I am seeing you guys are doing really great. उस एरिया में जहाँ बहुत needed है, जहाँ पर अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को, वहाँ पर अवेयरनेस भी क्रिएट करना. और उस एरिया में क्योंकि हमें पता है कि एक माँ बेस होती है, एक अगर हेल्दी लाइफ हमें ब्रिंग अप करनी है, कॉन्फिडेंट बच्चा हमें ब्रिंग अप करना है, तो माँ का हेल्दी होना फिजिकली मेंटली बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो यू आर वर्किंग ऑन दैट एरिया, सो थैंक यू वेरी मच. एंड अब आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे, मुझे बताओ. ओके, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि अगर लाइक ऑब्वियस है उन्होंने इतना अपना टाइम दिया है, ठीक है, कि आपसे कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, और अगर उन्हें ज़रूरत है रिलेटेड टू दिस ऑल दैट प्रेगनेंसी एंड ऑल, ठीक है, तो वी आर गिविंग लाइक जितने भी फर्स्ट 5 जो होंगे प्रेग्नेंट वीमेंस, दे आर फ्री. Wow, that's they great. can participate in our program as a free. Thank you so much. That's a gift for me. That's a gift for me. Thank you so much, Thank Hina, you so much, ma'am. coming into my podcast channel and like for such a great initiative in your life and for the pregnant women. Thanks a lot. Thank you so much, ma'am. आज की अगर हमारी ये कन्वर्सेशन आपको पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके का और कंटेंट बनाने के लिए. फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. ऐसे में मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने परिवार वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज यू नेवर नो, किसी के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है.